हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आपको पता है हमने बहुत सारे पॉलिटिकल चार्टर्स पढ़े हैं, लेकिन अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यू नो वी हैव रेड सो मेनी चार्टर्स एंड अभी हमें पता चल गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे चार्टर्स निकाले थे और उनका मेन मोटो था कि किस तरीके से उन्होंने जो कंपनी रूल है उसको एंड करना है और क्राउन रूल को सारी पावर्स देनी है। हमने पिछली जो चार्टर था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, उसमें बेसिकली देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुके थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो हो गए थे, तो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आई, तो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट की गई। एंड देन बहुत सारी चेंजेस आए। ओके, वहाँ पे जो पहले एक्ट्स बोला, जिनको हम पहले लॉज को हम पहले रेगुलेशंस बोलते थे, बाद में फिर एक्ट्स बोलने लग गए। तो इस तरीके से हमने कुछ पढ़ा था पिछले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। नाउ हम उसी के साथ, उसी के कनेक्शन में हम नेक्स्ट चार्टर पढ़ने जा रहे हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत क्रूशियल एक्ट है, बिकॉज इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक न्यू फेस मिला था। इट इज़ एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट, इट्स एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, तो पहली बार क्या हुआ था इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वाज एक्चुअली पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। इट वाज पास्ड इन 1853 बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सबसे पहले जो पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव पावर्स थे। ओके, सारा कुछ गवर्नर जनरल काउंसिल के पास होता था या गवर्नर जनरल के पास होता था। लेकिन अब क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल इट वाज सेपरेटेड। पहले गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे वो कैसे थे, वो इंटीग्रेटेड थे, दैट वाज टुगेदर, दैट वाज कंबाइंड। But after the enactment of Charter Act of 1853, the legislative as well as the executive um, functions got separated. वो अलग हो गए। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ओके, हमने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस तो अलग अलग कर दिए, लेकिन हमने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम, अब जब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होगी तो क्यों ना हम इसमें ऐड करें 6 न्यू मेंबर्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम 6 न्यू मेंबर्स को ऐड करेंगे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और उन 6 न्यू मेंबर्स को ऐड करने को कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। दोज 6 न्यू मेंबर्स वर कॉल्ड एज द लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। उनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया। देन ये बहुत हमें, आप एक तरह से, आप, आई जस्ट वॉन्ट यू टू इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्टेंस में आ रही है धीरे धीरे। ओके, एंड जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो भी एग्जिस्टेंस में आ रही है। तो पहली बार इन्होंने लेजिस्लेटिव को क्या कहा, लेजिस्लेटिव में इन्होंने 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए और उसको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बता दिया गया। लेकिन इनने उसके साथ साथ कहा कि अब इस काउंसिल को हम क्या नाम दें, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस तो अलग कर दिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब इस काउंसिल को हम नाम क्या दें। सो फॉर द फर्स्ट टाइम दे गिव द नेम टू द गवर्नर जनरल काउंसिल possessing legislative functions and called it as Indian Legislative Council। इसको सबसे पहले इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया क्योंकि ये जो काउंसिल थी उसके पास सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे। तो जिसके पास लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, विच इज़ नो मोर, जो अब कंबाइन तो नहीं रहा, तो अब जब ये गवर्नर जनरल काउंसिल से अलग इसके फंक्शंस बन गए हैं, तो क्यों ना इसको नाम भी अलग दिया जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया, ब्रिटिशर्स ने, कि क्यों ना हम इस लेजिस्लेटिव फंक्शंस वाली बॉडी को हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहें। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने गवर्नर जनरल काउंसिल को नाम दे दिया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और फॉर द फर्स्ट टाइम इट वर्कड एज मिनी पार्लियामेंट। इसने मिनी पार्लियामेंट का काम करना
शुरू कर दिया. ओके, नाउ अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगा, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ओके, देर इज़ सो मैनी थिंग्स वी हैव डन. हम एडमिनिस्ट्रेशन तो बना रहे हैं, बिकॉज पिछले आपने चार्टर एक्ट में देखा होगा 1833, चार्टर ऑफ 1833 में, कि किस तरह से जो वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो दैट वाज अ कमर्शियल बॉडी. बट लेटर व्हाट हैपन, अकॉर्डिंग टू एनैक्टमेंट ऑफ 1833 एक्ट, उसको कन्वर्ट कर दिया क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को. तो अब वहाँ पे पिछले एक्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से ओपन कंपटीशन रखा था सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए भी. तो उनको लगा कि उस टाइम तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था पिछले चार्टर में, लेकिन यहाँ फिर से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने फिर से इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन. और इस बार इन्होंने कोशिश की सिविल सर्वेंट के पोस्ट के लिए, उन्होंने कोशिश की कि इस बार इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाए. उन्होंने कहा कि वी विल थ्रो दिस ओपन, इट विल बी अ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, कि इंडियंस आर ऑल्सो अलाउड, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन और इन दिस सिलेक्शन, कि इंडियंस को भी हम सिलेक्ट करेंगे. दे टू कैन बी अ सिविल सर्वेंट एंड कैन बी द पार्ट ऑफ दिस न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इसने कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स है उनको लगा कि नहीं, ओके, ये चीज़ें तो हो रही है, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई कमेटी तो होनी चाहिए जो ये डिसीजन लेगी, ये सिस्टम को कंडक्ट करेगी. तो उन्होंने पहली बार एक कमेटी, मैकाले आपने सुना होगा ये नाम, दिस इज़ वेरी फेमस कमेटी. तो दे इंट्रोड्यूस दिस कमेटी, दे अपॉइंटेड अ कमेटी इन 1854 में पहली बार इन्होंने ये कमेटी इंट्रोड्यूस की, इन्होंने अपॉइंट की. और इसका पूरा मेन काम था इंडियन सिविल सर्विस को क्या करने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, उसके लिए काम करने के लिए रिगार्डिंग द इंडियन सिविल सर्विस सिलेक्शन. तो जब ये चीज़ें होने लगी तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपको पता चल रहा है, आप सारे ये अज्यूम भी नहीं बोल सकते, मैं आपकी अज्यूम कीजिए, पर आप देख सकते हैं कि किस तरह चार्टर एक्ट में, जो चार्टर्स एक्ट एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, उसकी वजह से जो पावर है क्राउन टू फ्रॉम क्राउन टू इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स दी कंपनी, इट इज़ मूविंग टू crown. Sorry, I spelled my one name. So from company to it is shifting towards the what we can say crown. तो कहीं ना कहीं कंपनी रूल कम हो रहा था, ख़त्म होने को आ गया था, मतलब कभी भी वो ख़त्म हो सकता था. और किस तरफ बढ़ रहे थे, क्राउन रूल की तरफ. तो वो जो इंडिकेशन है वो हमें इस लाइन से मिलती है, इस पॉइंट से मिलती है. कैसे? इन्होंने कहा कि दे रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन. उन्होंने कहा कि जितने भी इंडियन टेरिटरी में जितनी भी प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स पोजेस करते हैं, दैट विल बी ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन. सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अभी तक कंपनी ने एक्वायर की है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया है, कुछ भी करा है, दैट बिलोंग्स टू द ब्रिटिश क्राउन. ओके, next is what? There was the introduction of local representation in the Indian Legislative Council. अब जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें पहली बार देयर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल गवर्नमेंट का. ओके, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार क्या बोलते हैं, 4 लोगों को क्या मिली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह मिली. देयर वर 4 मेंबर्स आउट ऑफ 6 मेंबर्स तो ऐड किए थे ना, यहाँ आप देख रहे हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में. लेकिन आपको ये नहीं पता था कि 4 मेंबर्स कौन है. ये 4 मेंबर्स कौन थे? दे वर लाइक फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट से इनको शिफ्ट किया, इनको ये परमिशन दी गई कि ये दे कैन दे कैन बी एड अप इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन थे? मद्रास, this Agra, Bombay and Bengal. Now Madras, Agra, Bombay and Bengal. जैसे आप देखते हो, अभी भी देखते हो, विधान सभा बनी है,
तो विधानसभा से ही आते हैं ना, इंडिया उसके लिए सेंटर के लिए फाइट करते हैं, सीट सेंटर ने अलॉट की हुई है ना। उसी तरह से ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भी लोकल रिप्रेजेंटेशन को इसी तरह से अलाउ किया था कि वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बन सके। तो ये चीज़ यहाँ से शुरू हुई थी, जो अब हम आप देख रहे हैं पार्लियामेंट है, हमारे पास विधानसभा है। तो ये कहाँ से आई ये चीज़ें? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस चार्टर एक्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट है, पता नहीं कुछ बच्चे इस चीज़ को मतलब इस एक्ट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, बिकॉज हो सकता है वो स्किप कर जाते हैं। जब बिगनर्स होते हैं, जब शुरू शुरू में आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एचपीएस की तैयारी करते हैं, तो आप थोड़ा सा मतलब बच्चे स्किप कर जाते हैं शुरू में। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, जो भी थोड़ी आपको डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, फर्स्ट थिंग। और it has a significant constitutional importance. It is very important. Second thing is that कि after this act legislative और executive functions अलग हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव की सेपरेट बॉडी बना दी, that was called as the what we can say इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया या मिनी पार्लियामेंट कहा गया। फिर उसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 6 नए मेंबर्स को ऐड किया और उनको नाम दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। फिर उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक डिसीजन बनाया कि देयर विल बी ओपन कंपटीशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन उन्होंने थ्रो किया, दैट वाज आल्सो फॉर द इंडियंस। तो इंडियंस को भी वो पार्टिसिपेट कर सकते थे इसमें। और इसी सिविल सर्वेंट के कंपटीशन के लिए, सिलेक्शन के लिए इन्होंने क्या किया, एक कमेटी अपॉइंट की, दैट वाज मकाले कमेटी। एंड दिस कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1854। देन व्हाट हैपन कि इन्होंने कहा कि अब जो कंपनी रूल है वो यहाँ तक तो चार्टर एक्ट में थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, बट वी कैन क्लियरली सी दैट सूनर और लेटर दिस कंपनी रूल गोइंग टू बी एंड, वो ख़त्म होने वाला है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि इस पॉइंट्स पे हम अज्यूम कर पाए, क्योंकि जितनी भी इंडियन टेरिटरीज़ जो ब्रिटिशर्स पोजेस करते थे इंडिया में, जितनी भी टेरिटरीज़ पोजेस करते थे, वो सारी किसके ट्रस्ट में होने लगी? इट वॉज ट्रस्ट इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन के लिए की। लास्ट थिंग हुआ कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लोकल रिप्रेजेंटेशन को इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वहीं से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये लोकल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम स्टार्ट किया था। और इसमें चार प्रेसिडेंसीज की बात की गई, मेट्रॉस, आगरा, बॉम्बे एंड बंगाल। So this was the Charter Act of 1853. I hope you get an idea. Especially जो beginners उनको थोड़ा clear हो गया होना, इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। बट येस, इट हैज़ अ रेलेवेंस एंड इम्पॉर्टेंस। सो प्लीज़ आप इसको घर मतलब एक बार आप इसको नोट कर दीजिए और रिवाइज कर दीजिए। वैसे तो लक्ष्मीकांत एक तरह से कह सकते हैं नोट्स ही है वो, बट फिर भी आप अपनी लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा रिटेन रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम। I'll meet you in the next video. Thank you so much.